नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले, है ना। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है उसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। The question is asking young children living in house that was built before the 1970s are at risk of। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? एक यंग चिल्ड्रन है जो 1970 से पहले में बने हुए घर के अंदर रह रहा है, तो उसमें कौन सी चीज की रिस्क है? कौन सी चीज की रिस्क है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है लेड पॉइजनिंग, सेकंड है पर्निशियस एनीमिया, थर्ड है आयरन पॉइजनिंग और लास्ट है स्पर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप पुट करिएगा। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं लेड पॉइजनिंग, पर्निशियस एनीमिया, आयरन पॉइजनिंग और स्पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है। देखिएगा 1970 से पहले जो घर बनते थे उन घर के ऊपर लेड पेंट किया जाता था, लेड पेंट किया जाता था और लेड पेंट होने के कारण उन बच्चों के अंदर लेड पॉइजनिंग की रिस्क रहती थी। कंसेप्ट बहुत क्लियर है, लेड पेंट करने से लेड पॉइजनिंग की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या जाएगा? ए। जो कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है तो लेड पॉइजनिंग बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और पर्निशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टोमक की सेल के द्वारा सीक्रेट होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। तो यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग जो होती है वो ज्यादातर उन बच्चों में देखने को मिलती है जिन बच्चों में एक्सेसिव आयरन इंटेक हो जाए, या तो एक्सेस किसका इंटेक हो जाए, एक्सेस हो जाए आयरन इंटेक, या वो बच्चे जिनमें फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन बच्चों में होता है? कमेंट लिखिएगा। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस बच्चों में होता है? कमेंट लिखिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया वाले बच्चों में जिनमें फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें स्टोर फॉर्म आयरन ज्यादा हो जाता है। और जब स्टोर फॉर्म में आयरन ज्यादा होता है तो उसमें आयरन की टॉक्सिसिटी की रिस्क रहती है। तो यहाँ पे आयरन पॉइजनिंग भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी में लिखा हुआ स्पर। स्पर जो होता है इसको अपन दूसरे तरीके से समझे तो व्हीट की एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक सब्सटेंस होता है व्हीट के अंदर और ग्लूटेन पाया जाता है बार्ले, राई, ओट और व्हीट। ब्रो एक मिनोमिक्स है, बार्ले, राई, ओट और व्हीट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूटेन। और ग्लूटेन से जब इंटेस्टाइन को एलर्जी होती है उसकी वजह से स्पर बोलूं, या मैं उसको बोल सकता हूं ग्लूटेन एंट्रोपैथी, या उसको मैं बोल सकता हूं सिलाइक डिजीज, या उसको मैं बोल सकता हूं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। चारों में से जो नाम आपको पसंद है वो रख लो, लेकिन ये होता है स्पर वाली बीमारी में। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही खोटे हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, लेड पॉइजनिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following finding is associated with fluid overload in the child with renal disease? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रीनल डिजीज वाले बच्चे में, एक्यूट रीनल फेलियर बोलो, क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलो, सीकेटी वाले बच्चे में, रीनल डिजीज वाले बच्चे में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड वाला कौन सा फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा? चार ऑप्शन है, कौन सी फाइंडिंग फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को इंडिकेट करती है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ स्लजिश कैपिलरी रिफिल एंड स्लो हार्ट रेट। जब भी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो कैपिलरी रिफिल स्लजिश नहीं होती है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है। अगर ये देने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसको 10 बार करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन एंड पिटिंग एडिमा। यस, जिस ऑप्शन की हम तलाश कर रहे थे शायद वो यही है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब भी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो अपनी जो जुगुलर वेन होती है ये डिस्टेंडेड हो जाती है। और पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा मतलब जनरली जो बॉडी एडिमा होता है वहां को आप अगर उसको प्रेस करते हैं तो पिट फॉर्म होती है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड है, वाटर है और वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो पिटिंग एडिमा वहां पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जाता है। सी में लिखा हुआ है डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हार्ट रेट। तो इंक्रीज हार्ट रेट जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है, शॉक का साइन होता है। तो ओवरलोड में तो हार्ट रेट नहीं बढ़ती है, तो ये भी खोटा जवाब हो गया। और लास्ट में इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड बायलैटरल वीज
बायलैटरल वीज और इंक्रीज ब्लड प्रेशर का संबंध जो होता है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में होती है, जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें जो पूछा गया वो रीनल फेलियर का मरीज है, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। तो रीनल से संबंधित बात करें तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन इज आस्किंग ए क्लाइंट विद एलर्जिक डर्मेटाइटिस, मरीज को डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड द रीजन ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन इज एलर्जी। इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेट्रोल मेथाइल प्रेडनिसोलोन डोज पैक। मेथाइल प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड दवाई है। कैसी दवाई है? एक स्टेरॉइड दवाई है जो मरीज को लिखी गई है। द क्लाइंट आस्क व्हाई द नंबर ऑफ पिल्स डिक्रीज ईच डे। मरीज पूछ रहा है कि जो पिल्स के नंबर है वो दिन प्रतिदिन कम क्यों किए जा रहे हैं। जिस मरीज को ये दवाई लिखी गई थी, डॉक्टर ने लिखा कि साहब आपको जो मेथाइल प्रेडनिसोलोन है वो 20 मिलीग्राम से शुरू करनी है, दिन में 2 टाइम लेनी है 3 दिन तक। फिर डॉक्टर ने लिख दिया कि फिर उसके बाद में 10 मिलीग्राम कर देना सुबह शाम 3 दिन के लिए। फिर उन्होंने बोल दिया 5 मिलीग्राम कर देना सुबह शाम 3 दिन के लिए, फिर 2.5 कर देना सुबह शाम 3 दिन के लिए। ये क्या लोचा है? वो पूछा जा रहा है कि ये जो डिक्रीज डोज है, जो टेपर कर रहे हो आप, उसको कम कर रहे हो, कम करने का रीजन क्या है? द नर्स रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट ए ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द डेली डोज इज नेसेसरी टू प्रिवेंट। क्यों किया जा रहा है ग्रेजुअल डिक्रीज? क्यों किया जा रहा है? जवाब लिखिएगा, ग्रेजुअल डिक्रीज क्यों किया जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ग्रेजुअल डिक्रीज क्या प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है? और द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे, एडिसोनियन क्राइसिस। बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने इसको ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करके अचानक कम कर दिया तो स्टेरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम आएंगे, और स्टेरॉइड हार्मोन की कमी वाली बीमारी जो है वो एडिशन डिजीज होती है ना। तो एक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, इसको एडिशन क्राइसिस कहते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी वाली बीमारी है। कई लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑप्शन है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन के ज्यादा वाली बीमारी है, तो ये ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने अचानक बंद किया तो डेफिशिएंसी होगी, ज्यादा नहीं होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ थायराइड स्टॉम। तो थायराइड स्टॉम जो है हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? हाइपरथायरॉइडिज्म। और हाइपरथायरॉइडिज्म में T3 और T4 हार्मोन जो है वो ज्यादा होते हैं। थायराइड ग्लैंड की बीमारी है, एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी नहीं है। और लास्ट सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस कब होता है? जब एसिटाइल कोलिन, कोलिनर्जिक जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन, उसका लेवल बढ़ जाए, या फिर एंटीकोलिनेस्टरेज, दूसरी एक दवाई है एंटीकोलिनेस्टरेज। अगर एंटीकोलिनेस्टरेज आप ज्यादा देते हो तो कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये क्या देखने को मिलेगा? एडिशन क्राइसिस। डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ए चाइल्ड विद बीटा थैलेसीमिया, बच्चे को बीटा थैलेसीमिया है, हैव डेवलप हीमोसिडेरोसिस। 2 वर्ड यहाँ पे दिखे, एक तो क्या लिखा है? बीटा थैलेसीमिया, और दूसरा है हीमोसिडेरोसिस। हम इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसका दूसरा नाम है हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज का मतलब होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में पैरालाइसिस हो गया। इसका मतलब हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन रहा है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अब हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनेगा तो मान लो एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अल्फा चेन बनी नहीं, सिर्फ बीटा चेन बनी। एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जिसमें बीटा चेन बनी नहीं, सिर्फ अल्फा चेन बनी। अब देखिएगा जिसमें अल्फा चेन नहीं बनी है उसमें बीटा चेन के पास में ये पावर होता है कि वो अपने जैसी कॉपी बना लेती है, अल्फा चेन को बीटा चेन कंप्लीट कर देती है। तो ये थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया कहलाता है। ये इसी को थैलेसीमिया माइनर कहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा एनीमिया नहीं होता है, क्योंकि बीटा चेन अपनी कॉपी बना के अल्फा चेन की कमी को पूरा कर देती है। अगर बीटा थैलेसीमिया हो जाता है जिसमें बीटा चेन की कमी हो जाती है तो अल्फा चेन के पास में वो पावर नहीं है कि वो बीटा चेन को बना सके। तो ये थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया या थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। और थैलेसीमिया मेजर जो होता है उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। अब जब आप बच्चे को रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जो ब्लड टूटता है वापस, क्योंकि टूटने की टेंडेंसी है थैलेसीमिया वाले बच्चे में, जब ब्लड बार बार टूटेगा तो टूटने की वजह से उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो स्टोर फॉर्म आयरन होता है। और आयरन जब बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है जो है जाके, तो स्टोर फॉर्म आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है, उसको आयरन टॉक्सिसिटी कहते हैं। और आयरन टॉक्सिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? हीमेक्रेमेटोसिस और हीमोसिडेरोसिस। और जब ये बॉडी के सेल और टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हीमेक्रेमेटोसिस कहते हैं। इतनी लंबी कहानी थी इस लाइन के अंदर। तो सुहाल ने बोला कि बीटा थैलेसीमिया का बच्चा है और उसको हीमोसिडेरोसिस हो गया, इसका मतलब उसको आयरन की क्या होगी साहब? टॉक्सिसिटी होगी। क्या होगी? आयरन की टॉक्सिसिटी।
अब उस टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि वो ऑर्गन को क्या करेगा, डैमेज। तो अगर आप ऑर्गन के डैमेज को प्रिवेंट करना चाहते हो तो उस बच्चे को आप चिलेटिंग थेरेपी दोगे। तो चिलेटिंग थेरेपी क्या दोगे आप, क्वेश्चन पूछ रहा, आप क्या चिलेटिंग एजेंट काम में लोगे? ऑप्शन है सुसीमर, कैल्शियम डाइसोडियम, डीफेरोक्सामिन, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। तो वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हम देंगे साहब डीफेरोक्सामिन, दिस इज द एंटीडोट ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी, इसका एंटीडोट है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, ये काम में लिया जाएगा। सुसीमर, कैल्शियम डाइसोडियम और कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट जो होते हैं ये लेड पॉइजनिंग के एंटीडोट के रूप में काम में लिया जाता है। इसका संबंध लेड पॉइजनिंग से, ये भी चिलेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आपको ये जो इमेज दिख रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा आपको। इस ऐप को तुरंत प्रभाव से इंस्टॉल कर दीजिए। इस ऐप के अंदर वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज वेलकम टेस्ट सीरीज है, कंसेप्चुअल बेस्ड टेस्ट सीरीज है, नॉट सेट के पैटर्न पे। उस टेस्ट सीरीज को आप पूरा सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपके कंसेप्ट कम पढ़ रहे हैं, कुछ कमी पड़ रही है, तो टीम नोवल डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में टीम नोवल तैयार है आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल स्टडी मटेरियल देने के लिए। तो सीधा पहुंच जाइए ऑफलाइन स्टडी के लिए। 2:30 बजे से बैच, इवनिंग बैच वहां पे चलता है। और एड्रेस बहुत सिंपल है, ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो सिंपल सा एड्रेस है। कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से अप्रोच करिए। टीम नोवल आपको कंसेप्चुअल स्टडी में पूरी मदद करेगी। और मैं ये समझता हूं कि जब इंसान इंसान की मदद करता है तो किसी भी इंसान का भविष्य आराम से निकल सकता है। तो मदद के लिए आदमी आपको मिलेंगे, मदद मांग के देखिएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करिएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से टीम नोवल से आप जुड़ सकते हैं और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A nurse is caring for a client 1 week post burn injury। बर्न इंजरी के बाद में 1 सप्ताह हो चुका है, पोस्ट बर्न है पेशेंट, बर्न इंजरी हुई थी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्लाइंट जो है उसको बेनिफिट होगा कौन सी तरह की डाइट देने पे? क्या डाइट देंगे? मतलब बर्न इंजरी के मरीज को 1 सप्ताह बाद में आपको डाइट एडवाइस करनी है, तो कौन सी डाइट देंगे बर्न वाले मरीज के अंदर? अब जैसे आप बर्न के मरीज का या जलने का आपके दिमाग में ख्याल आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कमेंट भी दे दिए साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही आपने जवाब दे रहे हो। जब भी आपको जलने का ख्याल आए तो आपको वुंड हीलिंग वाली डाइट को प्रीफर करना है। इसके अलावा बर्न वाले मरीज में एनर्जी की, कैलोरी की कमी होती है, तो आपको प्रोटीन भी ज्यादा देना है, आपको कार्ब भी ज्यादा देना है, आपको कैलोरी भी ज्यादा देना है। तो वो डाइट ढूंढो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, कार्ब ज्यादा हो, कैलोरी ज्यादा हो। ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन जो है उसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाई इन प्रोटीन, लो इन सोडियम और लो इन कार्ब। तो कार्ब तो लो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए तो खोटा हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है लो इन फैट, लो इन सोडियम एंड हाई इन कैलोरी। तो फैट कम, सोडियम कम, ये कोई डाइट हमारे काम की नहीं है। हमें क्या देना है? हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, हाई कैलोरी। बहुत ही अच्छे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो डाइट लिखी हुई है ये कार्ब वाली डाइट है, सॉरी बर्न वाले मरीज के लिए बढ़िया डाइट है। प्रोटीन ज्यादा दे दिया, कार्ब ज्यादा दे दिया, कैलोरी ज्यादा दे दिया, यही करना था अपने को। लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो कैलोरी। तो कैलोरी कम से काम नहीं चलेगा, कैलोरी ज्यादा देनी है, कार्ब ज्यादा देना, प्रोटीन ज्यादा देना है। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। कुछ लोग लाइक बटन अभी तक प्रेस नहीं किया, कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हो। देखो कमेंट करने से क्या होगा, गलत होगा ना, तो गलत होगा तो सही कर देंगे वापस, सही होगा तो मजा आ जाएगा। कमेंट करके तो देखो, अगर आप कमेंट करेंगे सही होगा तभी मजा आएगा। तो लाइक बटन को प्रेस करें। अच्छा, जो लाइक बटन को प्रेस नहीं करते ना उनके गलत ज्यादा होते हैं। तो एक बार आप लाइक करके देखो, अभूतपूर्व चेंजेज होंगे और आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, भगवान की कसम। एक बार कोशिश करो। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Question is asking which of the following describes nosocomial infection। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है उसमें nosocomial infection को कौन describe करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, nosocomial infection को कौन बताएगा? फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट जिसको मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA हो गया है, जब वो हॉस्पिटलाइज में था और किस चीज का इलाज ले रहा था? फ्रैक्चर हिप का, फ्रैक्चर हिप का इलाज ले रहा था और MRSA का इन्फेक्शन हो गया हॉस्पिटल के अंदर।
दूसरा है वो मरीज जिसको किडनी इन्फेक्शन डेवलप हो गया है लंबे समय के ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से। तीसरा वो मरीज जिसको हेपेटाइटिस ए डेवलप हो गया है लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने से। और चौथा वो मरीज जिसको निमोनिया डेवलप हो गया है स्पोर्टिंग कोई इवेंट जो है उसको अटेंड करने से। तो नोजोकोमियल बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसको कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बनेगा, जिसमें एकमात्र मरीज है जो हॉस्पिटल में गया था फ्रैक्चर हिप लेके और वहां पे उसको एमआरएस हो गया। इसका मतलब उसने हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया। 48 आवर्स के हॉस्पिटल स्टे के बाद में होता है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन यूटीआई होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि हॉस्पिटल से नहीं हो रहा है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन यूटीआई होता है, 48 आवर्स हॉस्पिटल एडमिशन के बाद में होता है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और ऑप्शन ए में इसी तरह की सिचुएशन दी हुई है। ऑप्शन बी में है कि किडनी इन्फेक्शन होने के बाद में ब्लैडर इन्फेक्शन होने से किडनी इन्फेक्शन हुआ, तो ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ, पता नहीं घर पे ही हुआ होगा, तो ये इसका जवाब नहीं है ना। ये मरीज की इंटरनल डिजीज की वजह से हुआ, उसकी एक इलनेस थी ब्लैडर इन्फेक्शन और उसकी वजह से किडनी को इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी खुद की प्रॉब्लम हुई थी, वो हॉस्पिटल में था, रेस्टोरेंट में था, घर पे था, सो रहा था, अपने को क्या पता। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन सी जो रेस्टोरेंट में खाना खाने से हेपेटाइटिस ए हुआ या स्पार्टिंग इवेंट की वजह से निमोनिया हुआ, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। वो कम्युनिटी में कहीं गया, रेस्टोरेंट में गया या कहीं इवेंट में गया और तब उसको इन्फेक्शन हुई है, कम्युनिटी एक्वायर्ड है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नोजोकोमियल इन्फेक्शन को नहीं बताते। ऑप्शन ए एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो नोजोकोमियल के बारे में बताता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Question is asking 8 month old infant has been diagnosed with iron deficiency anemia। 8 महीना उम्र, बीमारी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कौन सा फूड जो है वो आप ऐड करेंगे इन्फेंट की डाइट के अंदर? उसमें डाइट में ऐसा क्या खाना देंगे कि आयरन की डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है वो एनीमिया का इलाज हो जाए? फूड में ऐसा क्या खाना देंगे? फर्स्ट है ऑरेंज जूस देंगे, दूसरा है फोर्टिफाइड राइस सीरियल देंगे, तीसरा है होल मिल्क देंगे, चौथा है स्टैंड मीट देंगे। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऐसा क्या खाना देंगे जिसमें आयरन रिच सोर्स और आयरन का डेफिशिएंसी एनीमिया ट्रीट हो जाए? बहुत बढ़िया, जवाब लिखिएगा। जो अरे ये ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसमें आयरन थोड़ी होता है। ऑरेंज जूस खोटा है, ऑरेंज जूस विटामिन सी होता है, इसमें आयरन नहीं होता है। आयरन का तो पुअर सोर्स है खुद, लेकिन ये आयरन को एब्जॉर्ब कराने की कैपेसिटी रखता है। तो ऑप्शन ए खोटा है, ऑप्शन सी खोटा है। मिल्क में आयरन नहीं होता है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन सी इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। हम तो क्या है कि आयरन मतलब विटामिन सी टिका देते हैं, अपने क्या लगता है, लेकिन अपने लगता है खड्डा अपनी कुत्ता है, नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, जहां नंबर लाना चाहिए तो वहां गलत हो जाता है। कंसेप्ट पढ़े, सवाल पढ़े, पूछ क्या रहा है ये देखे, फिर जवाब दे। और ऐसी कंसेप्ट स्टडी चाहते हो तो एक जगह बता चुका हूं मैं, क्या? टीम नोवल, एनएनआई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ए और सी दोनों ही क्या हो गए? खोटे। अब 2 बचे पीछे, फोर्टिफाइड राइस सीरियल दोगे या स्टैंड मीट दोगे। और आई थिंक इतना तो आप समझते हो कि 8 महीने के बच्चे को मीट, 8 महीने के बच्चे के लिए मीट खाना नहीं होता है। हाँ, मीट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, लेकिन 8 महीने के बच्चे के लिए मीट पर्याप्त सही खाना नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। क्या देंगे? फोर्टिफाइड राइस सीरियल, बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A American Cancer Society recommended that women should have baseline mammogram done between the age। अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी है उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया जिसमें बेसलाइन मेमोग्राम किसी भी वुमन का कौन सी उम्र में कराना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसलाइन मेमोग्राम, जब हम मेमोग्राम या इन चीजों के बारे में समझते हैं तो हमारे दिमाग में एक 40 साल उम्र आती है, 40 ईयर एज। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए और बी तो खोटे हो गए मेरे हिसाब से, आप इसका जवाब नहीं देंगे और किसी लोगों ने नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। बी और सी, एक में 35 to 40 और एक है 40 to 45, जवाब इसी में से बनेगा। अब कुछ लोग सी करेंगे, कुछ डी करेंगे, क्योंकि 40 दोनों में है और 40 का एक कंसेप्ट अपने दिमाग में। पर एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है कि 40 साल से पहले तो बेसलाइन मेमोग्राम होता है, 40 साल के बाद में एनुअल मेमोग्राम होता है। तो 35 से 40, सी यहाँ पे बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेसलाइन मेमोग्राम तो होगा 35 से 40 साल में, और 40 से 45 साल मतलब 40 साल के बाद में आफ्टर द एज ऑफ 40 एनुअल मेमोग्राम करते हैं। एनुअल मेमोग्राम, मेमोग्राम क्या होता है? ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो डी जो है 40 to 45, 40 ईयर के बाद में तो एनुअल होता है और बेसलाइन सबसे पहले दिया जाता है, तो ये 40 से पहले होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, 35 to 40। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस ऐप, इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। उस ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सेटिंग में जाके उस ऐप को रेटिंग देनी है, अपना रिकमेंडेशन देना ऐप के डिफरेंट टाइप की चीजों को देखे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इस ऐप में अलग अलग वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज होगी। एक वेलकम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 40 क्वेश्चन के साथ में। नोबल वेलकम टेस्ट सीरीज, पूरा टेस्ट सीरीज सोल्व करें, अपने स्कोर को आकलन करें और देखें कि आप कितना नॉट सेट के लिए प्रिपेयर है। और अगर आपके कंसेप्ट में कहीं कमी पड़ रही है तो पहुंच जाइए तुरंत प्रभाव से। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप है तो जोधपुर लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, टीम नोबल पूरी तरीके से तैयार है कंसेप्चुअल स्टडी देने के लिए। इवनिंग बैच शुरू भी हो चुका है, 2:30 बजे से क्लास है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में होल कंसेप्चुअल स्टडी होती है, जिसको पढ़ के आप जो है एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू कीजिए और मैक्सिमम लोगों की मदद कीजिए इस स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने में। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में हर रोज 9:30 बजे।